RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। कक्षा 12 के विद्युत रसायन चैप्टर की अगली कड़ी में आज हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं सेल का। सेल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पिछली वीडियोस में हमने आपको इलेक्ट्रोड और सेल के बारे में थोड़ी जानकारी दी थी, तो आइए आज हम विस्तार पूर्वक लेकर चलते हैं सेल, या फिर जिसको विद्युत रासायनिक सेल के नाम से आपका हेडिंग आएगा, विद्युत रासायनिक सेल यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। पहले आपको बताया भी जा चुका है, लेकिन चूंकि अब सेल की वीडियो आज प्रस्तुत की जा रही है तो अब इसका विस्तार पूर्वक वर्णन लेकर चलते हैं। तो पहले हम इसकी परिभाषा लेकर चलते हैं। वह उपकरण या निकाय जो रसायन अर्थात पदार्थों को विद्युत में या विद्युत को पदार्थों में परिवर्तित कर देता है। पहले भी आपको जिक्र किया है, आइंस्टीन की ऊर्जा समीकरण के अनुसार ऊर्जा को यानी विद्युत ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसकी परिभाषा विद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, कैसे हम इसकी परिभाषा लिखेंगे? वह निकाय या उपकरण जिसकी सहायता से विद्युत ऊर्जा को द्रव्य में और द्रव्य को पदार्थों को ऊर्जा में बदला जा सकता है, विद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। ये सेल दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका गैल्वनी सेल, गैल्वनी सेल जिसको वोल्टीय सेल भी कहा जाता है, और ये एक वैज्ञानिक थे वोल्टा, उन्होंने इसका निर्माण किया था। और दूसरा होता है विद्युत अपघटनी सेल, विद्युत अपघटनी सेल। तो पहले हम परिभाषा लेकर चलते हैं गैल्वनी सेल की। वह सेल जो विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करता है, वोल्टेज पैदा करता है, यानी जिस सेल के द्वारा रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है, वह सेल जिसकी सहायता से हम रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं, वह सेल गैल्वनी या वोल्टीय सेल कहलाता है। और विद्युत अपघटनी सेल वह होता है जो सेल रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन कर देता है विद्युत ऊर्जा का, यानी ये इसका उल्टा है, विद्युत को अपघटन करके या विद्युत द्वारा अपघटन करके पदार्थ को उत्पन्न कर देता है। तो अब आप इन दोनों सेलों की परिभाषाएं अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, मैंने आपको बता दी। वो एक उपकरण तो वो होगा जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलेगा, और विद्युत अपघटनी सेल वो होगा जो विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। अब आइए चित्र के द्वारा हम पहले गैल्वनी सेल को समझते हैं। गैल्वनी सेल को समझने के लिए आप इस चित्र को अपनी कॉपी में भी बनाएंगे। एग्जाम में अगर गैल्वनी सेल के बारे में आता है तो वहां पर भी ये चित्र बनाना होगा। अब मैं आपको केवल इस चित्र की व्याख्या करके समझाऊंगा कि किस प्रकार से इसके बारे में आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ध्यानपूर्वक समझे, वीडियो को पॉज करके पहले आप अपनी ये चित्र को अपनी कॉपी में बना सकते हैं। तो चलिए अब हम गैल्वनी सेल के बारे में शुरू करते हैं। तो गैल्वनी सेल किसे कहते हैं, ये परिभाषा आपको बताई जा चुकी। अब हेडिंग होगा आपका गैल्वनी सेल का निर्माण। तो गैल्वनी सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, दो भिन्न धातुओं के इलेक्ट्रोड होते हैं। सामान्यतः इनमें जिंक और कॉपर धातु का प्रयोग किया जाता है। जिंक इलेक्ट्रोड में जिंक धातु की छड़ को जिंक धातु के लवण के जलीय विलयन में खड़ा कर दिया जाता है, जबकि कॉपर धातु को कॉपर लवण के जलीय विलयन में, जैसे हमने यहाँ पर कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट का प्रयोग किया है। एक्वा सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन, यहाँ पर आपका पूरा जलीय विलयन लिखा हुआ है। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को एक लवण सेतु के द्वारा जोड़ दिया जाता है। लवण सेतु बनाने के लिए हम एक कांच की यू आकार की नली लेते हैं, जिसमें हम KCl पोटेशियम क्लोराइड का अगर अगर नामक पदार्थ में एक थिक यानी मोटा सा पेस्ट बना लेते हैं, सैचुरेटेड पेस्ट, संतृप्त विलयन बना लेते हैं, जिस टाइप से कोलगेट होता है उस टाइप से। और यहाँ पर हम कॉटन लगा देते हैं, रुई लगा देते हैं, ताकि वो सॉल्यूशन इसमें डायरेक्ट मिक्स ना हो। अब इसके पश्चात जब इस इलेक्ट्रोड को किसी वायर के द्वारा हम जोड़ते हैं इन धातु रोड को, तो उनमें इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना शुरू हो जाता है, जिससे यहाँ पर गैल्वेनोमीटर या वोल्टमीटर वगैरह जोड़ने पर उत्पन्न विभव का मापन किया जा सकता है। ये तो है गैल्वेनी सेल का निर्माण और उसकी क्रियाविधि भी हमने बता दी। जब तक इसको बाह्य वायर के द्वारा या लवण सेतु के द्वारा जोड़ा नहीं जाएगा, तब तक इसमें किसी प्रकार का कोई करंट, विद्युत वाहक बल आदि उत्पन्न
नहीं होगा। तो इस प्रकार से आप इस सेल के निर्माण के बारे में आप बार बार लिख सकते हैं। अब सेल में 2-3 बातें और होती हैं। पहले आपको ऑक्सीकरण अपचयन बताया जा चुका है। अगर हम किन्हीं दो पदार्थों की डायरेक्ट अभिक्रिया करा देते हैं, डायरेक्ट रिएक्शन करा देते हैं, जैसे जिंक की और AgNO3 की हम डायरेक्ट रिएक्शन करा दें, तो ये अभिक्रिया कहलाती है आपकी डायरेक्ट यानी प्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जिंक धातु सिल्वर को डायरेक्ट ऑक्सीडाइज कर सकती है। इनका दोनों का डायरेक्ट रिडक्शन होगा, क्योंकि यहाँ पर जो जिंक है वो जिंक 2 पॉजिटिव में परिवर्तित होकर ऑक्सीकृत हो जाती है, जबकि जिंक इस सिल्वर का अपचयन कर देती है। तो ये तो होती है डायरेक्ट अभिक्रिया, लेकिन यहाँ पर हमारा जिंक और जिंक सल्फेट है, कॉपर और कॉपर सल्फेट है, दोनों अलग अलग हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें एक अप्रत्यक्ष रेडॉक्स अभिक्रिया होती है, यानी इसमें डायरेक्ट तो रेडॉक्स रिएक्शन नहीं होगी लेकिन अप्रत्यक्ष रूप में हो जाती है। यहाँ पर अगर एक पदार्थ पर ऑक्सीकरण होगा तो दूसरे पर रिडक्शन होता है अलग अलग सेल के अंदर। अब किसी भी सेल में जो ये 2 इलेक्ट्रोड होते हैं उनमें से एक तो लिया जाता है कैथोड और एक लिया जाता है एनोड। अब एनोड और कैथोड की परिभाषा पहले तो मैं यहाँ पर आपको चिन्ह के बारे में बताऊंगा और फिर परिभाषाओं के बारे में। आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा कि कहीं एनोड पर पॉजिटिव होता है या एनोड पर नेगेटिव होता है, उसका निर्धारण किस प्रकार से हम करते हैं वो यहाँ पर लेकर चलते हैं। तो कैथोड यहाँ पर आपका पॉजिटिव होता है और एनोड होता है नेगेटिव गैल्वेनी सेल के अंदर। अब ये परिभाषा क्या होती है? कैथोड पर सदैव अपचयन अभिक्रिया होती है, यानी अगर कैथोड की परिभाषा पूछी जाए तो क्या होगी? किसी सेल में वह इलेक्ट्रोड जिस पर अपचयन अभिक्रिया होती है कैथोड कहलाता है। एनोड की परिभाषा पूछी जाए तो किसी सेल में वह इलेक्ट्रोड जहां पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसी को एनोड कहा जाता है। गैल्वेनी सेल में कैथोड धनावेशित होता है जबकि एनोड ऋणावेशित होता है। अब ऐसा क्यों होता है उसका कारण देखिए। लेकिन नर्स ने बताया था कि जब भी हम किसी धातु की छड़ को उस धातु के लवण के विलयन में खड़ा करते हैं तो या तो वह धनायन को विलयन से ग्रहण कर लेगी या उस धातु की छड़ से धनायन विलयन में जाएंगे। अब यहाँ हमारी 2 धातुएं हैं, एक जिंक है और एक है कॉपर। तो जो जिंक धातु है वो कॉपर की तुलना में अब ये तुलना कैसे करते हैं वो निर्देश इलेक्ट्रोड के बारे में जानकारी हल्की पहले आपको दी है, बाकी आगे भी पढ़ेंगे। तो जिंक धातु इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना देता है। जिंक पर यह अभिक्रिया होती है और इलेक्ट्रॉन जब त्यागे गए तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण कहलाता है और ऑक्सीकरण कहाँ होता है? एनोड पर। तो ये एनोड होता है जिस पर हमारा नेगेटिव साइन होता है। अब नेगेटिव साइन क्यों हुआ? क्योंकि देखिए जिंक यहाँ पर Zn2 पॉजिटिव आयन धातु से विलयन में चले गए, केवल धनायन। तो जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रॉन कहाँ उपस्थित हो गए? यहाँ पर। इलेक्ट्रॉन जब धातु की छड़ पर उपस्थित हुए तो इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने पर कैसा आवेश उत्पन्न होगा? ऋणावेश। और हमने एनोड की परिभाषा बताई है कि जिस पर ऑक्सीकरण होता है और जिंक का ऑक्सीकरण हुआ तो इसलिए आपका एनोड हुआ। और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसर होने के कारण, इलेक्ट्रॉन उत्पादक होने के कारण, इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने के कारण ही एनोड ऋणावेशित होता है, लेकिन ये केवल गैल्वेनी सेल में होता है। विद्युत अपघटनी सेल में इसका उल्टा हो जाता है कि वहां पर एनोड पॉजिटिव होता है जबकि कैथोड नेगेटिव। अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन यहां से इस वायर के थ्रू, मैंने यहां लिखा हुआ है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की दिशा जिंक से कॉपर की ओर जा रही है। अब इलेक्ट्रॉन किस ओर जाएंगे? जाहिर सी बात है जहां पर पॉजिटिव चार्ज होगा, क्योंकि अगर ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव तो इनमें प्रतिकर्षण हो जाएगा, तो फिर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, इनका फ्लो नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो कॉपर की ओर होने पर यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज हो गया। अब यहाँ जो कॉपर है वह कॉपर 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करके धातु में परिवर्तित हो जाता है। धातु में परिवर्तित हुआ, इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए, तो इसका अर्थ है कि यह आपका अपचयन हो रहा है यहाँ पर, और अपचयन कहाँ होता है? कैथोड पर, इसलिए आपका कैथोड हो जाता है। तो अब आपको कैथोड और एनोड की परिभाषा और उनके चिन्ह अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे। अक्सर कहा जाता है कि जो दुनिया के सबसे अमीर आदमी है बिल गेट्स,
उनके पास इतना पैसा है कि अगर वो प्रतिदिन लगभग 2 लाख या 20 लाख कुछ ऐसा था, मैंने पढ़ा था, वो भी प्रतिदिन पैसा खर्च करे तो उसे भी खर्च करने में लगभग 285 साल के आसपास उनको लग जाएंगे। लेकिन इतना पैसा होने के बावजूद भी अगर वो प्रतिदिन इतना खर्च करें, उसके बावजूद भी वो खत्म तो होगा, कभी ना कभी पक्का खत्म हो जाएगा। आपके पास भी अगर 100 रुपए भी हैं तो आप एक एक रुपया भी अगर फेंकते हुए चलें तब भी वो कुछ ना कुछ समय में समाप्त तो हो जाएगा। तो ऐसी ही बात यहां पर होती है कि जो जिंक धातु की छड़ है, जब वो अपनी जेब से अपने पास से जिंक आयन को निकालना शुरू करेगी तो धीरे धीरे ये जिंक आयन जब धातु की छड़ से विलयन में जाएंगे तो कुछ समय पश्चात ये धातु की छड़ समाप्त हो जाएगी। यहां पर तो ये धातु की छड़ समाप्त हो गई और इलेक्ट्रोड तभी बनता है जब वहां पर धातु की छड़ और विलयन दोनों उपस्थित हों। इसी प्रकार से यहाँ के विलयन में जो कॉपर आयन है वो Cu2 पॉजिटिव आयन इन आए हुए इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करते हुए इस धातु की छड़ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं। तो एक धातु हमारी डिसॉल्व घुलना शुरू कर देती है, दूसरी धातु पर हमारा डिपोजिशन होना शुरू हो जाता है, जमा होनी शुरू हो जाती है। तो कुछ समय पश्चात यहाँ धातु की छड़ समाप्त हो जाएगी और यहाँ पर विलयन में कॉपर आयन समाप्त हो जाएंगे। उस अवस्था में इस सेल की लाइफ खत्म हो जाएगी। बैटरी अक्सर खराब हो जाती है कुछ दिनों के पश्चात, तो उसका कारण यही होता है कि यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड घुल जाता है, समाप्त हो जाता है और यहाँ पर कॉपर आयन समाप्त हो जाते हैं। जबकि इलेक्ट्रोड बनाने के लिए हमें ये आयन और धातु की छड़ दोनों की ही रिक्वायरमेंट होती है। तो इस आधार पर हम यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी भी इलेक्ट्रोड में कौन सा आपका कैथोड होगा, कौन सा एनोड होगा और किस प्रकार से यह प्रक्रिया शुरू होती है। सेल बनाना आप लोग सीख गए, एनोड कैथोड को सीख गए, निर्देश इलेक्ट्रोड का जिक्र पहले किया जा चुका है। अब किसी भी सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव है, जो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था, वो किस प्रकार से मापते हैं वो भी आगे आता रहेगा। तो इस सेल के द्वारा ही उसका मापन किया जाएगा, इसलिए हमने यहाँ पर बीच में यह वीडियो आपको समझाई है। अगली वीडियो में हम आपको अगले टॉपिक के बारे में जानकारी देंगे। तो अभी आपको कैथोड और एनोड पर होने वाली अभिक्रियाएं समझाई हैं, बताई हैं, तो एक बार मैं उनको दोबारा से लिख रहा हूँ। जैसे हमारा जिंक होता है वो Zn2 पॉजिटिव बना देता है 2 इलेक्ट्रॉनों को त्याग कर, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई, तो ये अभिक्रिया होती है एनोड पर। इसी प्रकार से कैथोड पर जो अभिक्रिया होती है वो हमारे कॉपर 2 पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके कॉपर धातु में परिवर्तित हो जाते हैं। इन दोनों अभिक्रियाओं को हम अर्ध सेल अभिक्रिया भी कहते हैं, अर्ध सेल अभिक्रिया। तो क्वेश्चन ये भी हो सकता है अर्ध सेल अभिक्रिया किसे कहते हैं? एक अकेले इलेक्ट्रोड पर, कैथोड पर या एनोड पर होने वाली विशेष अभिक्रिया को, अकेली ऑक्सीकरण या अकेली अपचयन अभिक्रिया को ही अर्ध सेल अभिक्रिया कहा जाता है। जबकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन सेल अभिक्रिया कहलाती है। सेल अभिक्रिया क्या होती है? एनोड व कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाओं का संयुग्मन या किसी सेल में होने वाली रेडॉक्स अभिक्रिया को ही सेल अभिक्रिया कहते हैं। देखिए यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन लिए गए हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन दिए गए हैं, तो जब इनको हम जोड़ेंगे तो जोड़ते ही इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे और अभिक्रिया हो जाएगी Zn प्लस Cu2 पॉजिटिव इक्वल टू Zn2 पॉजिटिव प्लस Cu। ये जो अभिक्रिया होती है ये आपकी सेल अभिक्रिया कहलाती है। ये अलग अलग प्रकार से अलग अलग धातुओं के लिए, यहाँ पर तो हमने जिंक और कॉपर को लिया है, तो अलग अलग धातुओं के लिए भी हम इस सेल का निर्माण कर सकते हैं। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन हो गए आपके, सेल हो गया, एनोड हो गया, कैथोड हो गया, अर्ध सेल अभिक्रिया, सेल अभिक्रिया। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी बहुत परिभाषाएं आज की वीडियो में आपके लिए हो रही हैं। अब इसके बाद हम किसी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसे किया जाता है, तो अगला टॉपिक आपका है गैल्वेनी सेल का रिप्रेजेंटेशन। किसी भी सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले अगर हम बाईं ओर देखें तो बाईं ओर लिखते हैं हम एनोड को, बाईं ओर लिखा जाएगा एनोड को। उसके बाद एक सीधी खड़ी रेखा स्लैश बोल देते हैं इसको। फिर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है, विद्युत अपघट्य, उसको लिखते हैं इलेक्ट्रोलाइट को। फिर 2 डबल स्लैश 2 लाइन खींचेंगे। फिर इलेक्ट्रोलाइट ये तो हो गया पहले वाला, यानी जो कि एनोड का विद्युत अपघट्य है। दूसरा फिर इलेक्ट्रोलाइट आएगा आपका सेकंड, जो कि आ जाता है कैथोड का, और कैथोड को हम लिखते हैं दाईं ओर, कैथोड। जैसे हमने अभी यहाँ पर जिंक कॉपर युग्म का सेल जो था उसके बारे में लिखा था, तो एनोड हमारा होता है Zn,
हम यहाँ Zn2 पॉजिटिव नहीं लिखेंगे, एनोड धातु की छड़, ये इलेक्ट्रोड बनाया गया किसमें डुबोकर, जिंक आयनों में, एक्वस लिख दिया, क्योंकि हमने यहाँ पर तो जिंक सल्फेट लिया था, जिंक नाइट्रेट भी लिया जा सकता है, जिंक क्लोराइड भी लिया जाता है, लेकिन उसमें जिंक के आयन जरूर होंगे, तो इसलिए हमने केवल Zn2 पॉजिटिव यहाँ पर लिख दिया। अब ये डबल स्लैश, दूसरा इलेक्ट्रोलाइट कॉपर का होगा तो वो कॉपर 2 पॉजिटिव होगा और इसका भी जलीय विलयन होता है, और स्लैश यानी इलेक्ट्रोड के रूप में सिंगल स्लैश डाल दिया और यहाँ पर हमारी कॉपर धातु। इन्हीं के साथ साथ हम इनके चिन्ह भी लगा देते हैं, जैसे जिंक हमारा नेगेटिव होता है, कॉपर हमारा पॉजिटिव होता है। तो किसी भी सेल को प्रदर्शित करने के लिए हम एनोड और कैथोड और उसके विद्युत अपघट्यों को कुछ इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं कि आप यहाँ पर जैसे जिंक लिया गया है, हम यहाँ पर कॉपर और सिल्वर के लिए लेकर चल रहे हैं। ध्यान करना, कॉपर की संयोजकता 2 होती है, सिल्वर की होती है 1। तो आप इस कॉपर और सिल्वर के लिए एक सेल बनाकर देखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह के रूप में आप एक सेल समीकरण भी लिखेंगे। इस युग्म के लिए आप एक अर्ध सेल अभिक्रिया लिखेंगे दोनों के लिए, फिर एक सेल अभिक्रिया, और फिर आप ऐसा एक जिंक कॉपर युग्म के लिए एक संकेत लिखेंगे, रिप्रेजेंट किस प्रकार से हम इस सेल को कर सकते हैं। ये आपके लिए आज का क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में हमने आपको जो सेल के बारे में जानकारी दी, उम्मीद करते हैं कि आप अच्छी प्रकार से इसको समझ गए होंगे। लेकिन अगर फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या है तो फिर वही बार बार जो आपको कहा जाता है आप पूछ सकते हैं। और अगली वीडियो में हम आपको जो बताएंगे, अभी सेल की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई है, क्योंकि सेल निर्माण करने के लिए हमें एक यू आकार की नली की आवश्यकता भी होती है। उस यू आकार की नली को, जिसे हमने लवण सेतु सॉल्ट ब्रिज कहा था, तो इसका क्या कार्य, आखिर उसे हम प्रयोग क्यों करते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जानकारी देंगे, अदरवाइज आपकी वीडियो इसी प्रकार से अधिक लंबी होती हुई चली जाएगी। तो अगली वीडियो के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।